गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर की विद्युत विभव एवं धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए, जैसा कि आपने 11th में पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, गुरुत्वीय विभव, सेम उसी तरह से अब हमें यहाँ बात करनी है विद्युत विभव की। वहाँ पर गुरुत्वीय क्षेत्र हुआ करता है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है। तो मान लीजिए कोई एक चार्ज रखा हुआ है जिसको हम कह रहे हैं सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज एक रखा हुआ है, ये प्लस क्यू, और इसके आसपास एक रीजन बन गया है। उस रीजन को आप कह रहे हैं विद्युत क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पूरा रीजन विद्युत क्षेत्र है। और इस विद्युत क्षेत्र में ये मान लो O पॉइंट पर है और इससे R डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट है हमारा P, और इस पॉइंट P पर हम विद्युत विभव की बात कर रहे हैं कि भाई इस आवेश से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, तो यहाँ पर विद्युत विभव क्या है या उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको किस तरह से डिफाइन करना चाहिए हमें। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर जो विद्युत विभव होता है, मान लीजिए यहां से, और ये जो डिस्टेंस है ये आपकी अनंत है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है, और इनफाइनाइट डिस्टेंस से आप Q नॉट आवेश लेकर के इस Q नॉट आवेश को यहां से और इस पॉइंट तक लेके आ रहे हो आप, और लाने में मान लीजिए कोई वर्क हो रहा है। वर्क की दो बातें होती है, या तो वर्क करना पड़ता है या वर्क अपने आप होता है। वर्क अब वो पता चल जाएगा हमें कि भाई पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, उसकी कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर हम इस Q नोट को मान लें प्लस का 1 कूलम, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वहां पर क्या था गुरुत्वीय विभव की परिभाषा में कि एकांक द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता था वो उस बिंदु पर। देखिए, समझिए इस बात को। ये मान लीजिए गुरुत्वीय क्षेत्र था, ये पृथ्वी थी, ये गुरुत्वीय क्षेत्र था और ये कोई पॉइंट था, और आप अनंत से m प्लस 1 किलोग्राम को लेकर के आ रहे थे। प्लस 1 की जरूरत नहीं है, 1 कह दीजिए। 1 किलोग्राम को आप लेकर के आ रहे थे, कहां से? अनंत से, और इस बिंदु तक। तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान को यहां से यहां तक लाने में जो वर्क होता था वो इस बिंदु पर क्या होता था? गुरुत्वीय विभव। ऐसे ही अब हम एकांक धन आवेश को इस अनंत से गुरुत्वीय विद्युत क्षेत्र के अंदर बिंदु P तक लाने में जो वर्क कर रहे हैं या जो वर्क हो रहा है, उस वर्क को कहेंगे यहां पर गुरुत्वीय विभव। तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। यानी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहते हैं। अब बात ये आती है भाई इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए। तो मान लो हम Q नोट आवेश को लेकर के आ रहे हैं, और Q नोट को आवेश को यहां तक लाने में जो वर्क हो रहा है वो W वर्क हो रहा है। यानी Q नोट आवेश को लाने में कार्य कितना है? W। लेकिन परिभाषा क्या कह रही है? एकांक आवेश को लाने में कार्य। तो भाई Q नोट आवेश को लाने में कार्य W है, तो एकांक आवेश को, तो 1 आवेश को लाने में कार्य कितना हो जाएगा? W अपॉन Q नोट। एंड दिस वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। इसका मतलब एंड डिनोटेड बाय V, तो V जो करके हो गया W अपॉन Q नोट। अब बात आती है कि भाई इसकी यूनिट निकालिए। तो यूनिट की बात करोगे, इसका मात्रक की बात करोगे, तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल पर कूलम, और इसी को कहते हैं वोल्ट। मात्रक हो गया जूल पर कूलम, और इसी को बोलते हो आप वोल्ट। अगर बात आ जाए कि इसकी डायमेंशन निकालो, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर पोटेंशियल की डायमेंशन की हमें जरूरत पड़ती रहती है, बीच में भी और भी किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालते हैं तो हमें पोटेंशियल की डायमेंशन की जरूरत पड़ती रहेगी बीच में। तो V की डायमेंशन के लिए जब भी बात आ जाए आप इसी फॉर्मूले पे लॉक करके आएंगे। जब भी V की डायमेंशन आपको निकालनी है तो आप W अपॉन Q या Q नॉट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आवेश है। तो अगर आप इसकी डायमेंशन निकालना चाह रहे हो तो W की क्या हो जाएगी? ml² T⁻²।
आवेश की होती है Q इक्वल टू आई टी, तो A इंटू टी, और इसे सॉल्व करेंगे तो एम एल स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो टी की पावर -3 ए की पावर -1, ये पोटेंशियल की विमा निकल करके आ जाएगी। अब इसके बाद जो टॉपिक है वो है विद्युत विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर। देखिए वास्तव में देखा जाए तो किसी बिंदु पर जो विद्युत विभव होता है वो भी विद्युत विभवांतर है, लेकिन वो किन के बीच का विद्युत विभवांतर है? इस पॉइंट P के और इस इनफाइनाइट के बीच का। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट पर जो पोटेंशियल होता है V इनफाइनाइट की जो वैल्यू होती है वो क्या ली जाती है? 0। अब जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल हम निकालेंगे, पोटेंशियल का डिफरेंस निकालेंगे, और इस पे V है तो V - 0 कितना हो जाएगा? V हो जाएगा। तो वास्तव में किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो भी एक क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, वो भी विभवांतर है, लेकिन वो किस के बीच का है? इस पॉइंट और अनंत के बीच का। और अब हम बात करना चाहते हैं कि ये कोई विद्युत क्षेत्र है आपका, और विद्युत क्षेत्र में एक सोर्स चार्ज रखा हुआ है Q प्लस का, और यहां दो पॉइंट ले रखे हैं आपने A और B। विद्युत क्षेत्र में कोई दो पॉइंट ले रखे हैं, और अब आप इन दोनों पॉइंटों के बीच में विभवांतर की बात करना चाहते हो। तो अगर हम शब्द पे जाएं, विद्युत विभवांतर, इसका मतलब विभव का अंतर। अगर आप ये कह रहे हैं कि A पॉइंट पे पोटेंशियल है VA और B पॉइंट पर है VB, तो जो विद्युत विभवांतर हो गया वो हो गया VA माइनस VB। आप चाहें तो इसे डेल्टा V कह सकते हो, डेल्टा V इक्वल टू VA माइनस VB। लेकिन बात अगर परिभाषा किया जाए तो परिभाषा सिंपल सी है, जैसा कि यहां था। भाई यहां भी क्या था? एकांक आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में जो वर्क होगा उस वर्क को कहेंगे इस बिंदु पर विभव, और यहां क्या होगा? एकांक आवेश को बिंदु B से A तक लाने में जो वर्क होगा उसको कहेंगे इन दोनों पॉइंटों के बीच में विद्युत विभवांतर। यानी आप अगर Q नॉट आवेश को B से A तक ले जा रहे हो, और Q नॉट आवेश को B से A तक ले जाने में मान लीजिए वर्क होता है कितना? हमारा W वर्क होता है, तो एकांक आवेश को लाने में वर्क कितना हो जाएगा? भाई 10 रुपए में इतना, तो 1 रुपए में कितना डिवाइड कर देते हैं, तो सिंपल सी बात है कि Q नॉट आवेश को लाने में तो वर्क W है, तो 1 आवेश को लाने में वर्क कितना हो जाएगा? यानी Q नॉट की वैल्यू अगर हम +1 कूलम कहेंगे तो कितना हो जाएगा? अपॉन में Q नॉट। तो ये भी आपका निकल करके आ गया डेल्टा V इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। यहां भी आपने W अपॉन Q नॉट लिखा है, लेकिन इन दोनों W में डिफरेंस है। ये जो वर्क डन है ये इनफाइनाइट से P पॉइंट तक का है। अगर आप चाहें तो यहाँ इंफिनिटी टू P लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हो B टू A, ऐसे लिख सकते हो B से A तक का। लेकिन नॉर्मली हम W लिख देते हैं, लेकिन लैंग्वेज में हम समझ रहे हैं, हमारे माइंड में वो कॉन्सेप्ट है कि भाई वर्क डन जो है वो कहां से कहां तक का है। तो कुल मिलाकर के विद्युत विभवांतर जो हो गया वो आपका ये हो गया, यानी दो बिंदुओं के बीच में विभव का अंतर। और अगर परिभाषा दे तो एकांक आवेश को, एकांक धनावेश को बिंदु B से A तक ले जाने में, और वो भी कहां पर? विद्युत क्षेत्र के अंदर B से A तक ले जाने में जो कार्य किया जा रहा है उस कार्य को हम कह रहे हैं विद्युत विभवांतर उन दोनों पॉइंटों के बीच में। अगर बात फॉर्मूले किया जाए तो फॉर्मूला आपके सामने है। अगर बात यूनिट किया जाए, मात्रक की बात अगर आप करोगे तो देखिए मात्रक तो भाई सेम हो गया, क्योंकि ये भी W अपॉन Q नॉट, ये भी W अपॉन Q नॉट, तो क्या हो गया? जूल पर कूलम, और इसको भी क्या कहोगे? वोल्ट। तो इस तरह से ये दोनों पॉइंट विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर हमारे क्लियर। साथ ही साथ में यहाँ पर विद्युत विभव का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, जो भौतिक महत्व होता है, उसकी बात करूंगा। इसके भौतिक महत्व पर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिजिकल सिग्निफिकेंस विद्युत विभव का, पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, विद्युत विभव का भौतिक महत्व। सिंपल सी दो लाइन याद रखिए कि इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, जो इंपॉर्टेंस है, वो क्या है? वास्तव में जो चार्ज का फ्लो होता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यही इसका सिग्निफिकेंस है, यही इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो हमें ध्यान ये देना है कि
जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अगर आप ले रहे हैं तो उसका फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होगा, और तब तक होगा जब तक कि दोनों के विभव समान न हो जाए। लेकिन अगर आप बात नेगेटिव की बात कर रहे हो, अगर आप नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हो, ऋणात्मक आवेश की बात कर रहे हो, क्योंकि कभी कभी कोई न्यूमेरिकल आ रहा है, कोई प्रॉब्लम ऐसी आ रही है, वहां पर वो वर्ड यूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो फिर आप वहां ध्यान रखेंगे कि भाई हमारा चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है, तो आपको कहना होगा कि अगर नेगेटिव है तो आप उल्टा कर देंगे, यानी वो निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ जाएगा, और तब तक जाएगा जब तक कि दोनों के विभव समान न हो जाएं। तो जो हमारा भौतिक महत्व है इसका वो यही है कि आवेश का जो स्थानांतरण होता है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तब तक होता है जब तक कि दोनों के विभव समान न हो जाएं। लेकिन अगर वो आवेश ऋणावेश है तो फिर इसका उल्टा कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए, विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर, विद्युत विभव का भौतिक महत्व, विद्युत विभव का मात्रक और उसकी डायमेंशन। यहीं से एक कॉन्सेप्ट और आपका आ गया है कि अगर कभी वर्क डन निकालने की बात आ जाए, भैया आपने डेल्टा V इक्वल टू W अपॉन Q नॉट देखा, ये Q नॉट आप लेके आने वाला चार्ज Q नॉट, अगर मान लो लाने वाला चार्ज, भाई एक होता है सोर्स चार्ज, एक जिस चार्ज को लेकर के आ रहे हैं उस चार्ज की बात कर रहे हैं। अगर ये चार्ज V कभी अगर Q है तो फिर फॉर्मूला क्या लिखोगे, डेल्टा V इक्वल टू W अपॉन Q, ये फॉर्मूला लिखा जाएगा। और यहीं पर अगर वर्क डन की बात आ जाए, वर्क डन, क्योंकि वर्क डन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों ने मैकेनिक्स में 11th में किया था, 11th में वर्क डन निकालने के लिए कई कॉन्सेप्ट थे, वो हमने पूरा समझाए थे आपको, और फिर से मैं उनको एक बार यहाँ पे समझाऊंगा थोड़ा सा। तो अब लेकिन जब इलेक्ट्रोस्टैटिक में वर्क डन की बात आ जाए तो W इक्वल टू हम निकालेंगे, तो W इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से Q इनटू डेल्टा V। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक में वर्क डन की बात कर रहा है तो जिस चार्ज को हम लेके जा रहे हैं तो कहां से कहां तक लेके जा रहे हैं, केवल उनके बीच में विभवांतर निकालना होगा, और जैसे ही विभवांतर निकल करके आ जाएगा तो Q इनटू डेल्टा V से हमारा वर्क डन भी निकल करके आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। अब हम विद्युत विभव निकालना चाहते हैं, वो भी किसकी वजह से, बिंदु आवेश की वजह से। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम कोई अगर एक सोर्स चार्ज Q रखा हुआ है और उससे r डिस्टेंस पे हम विद्युत विभव निकालना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो विद्युत विभव बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आपको ध्यान हो तो आपने पहले चैप्टर में निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ऐसे ही अब हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मान लो ये कोई एक हमारा पॉइंट चार्ज प्लस Q रखा हुआ है पॉइंट O पर, और इसके आसपास ये बन गया है विद्युत क्षेत्र, और इस विद्युत क्षेत्र में इससे r डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट है P, और आप यहां पर निकालना चाहते हैं पोटेंशियल V। तो इस पोटेंशियल को निकालने के लिए तुम्हें पोटेंशियल की डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा, उसकी परिभाषा पे जाना पड़ेगा। परिभाषा क्या होती है, वही परिभाषा ये होती है कि अनंत से एकांक आवेश को यहां तक लाने में वर्क डन निकालो। तो एकांक आवेश को बाद में निकालेंगे, पहले हम Q नॉट आवेश को लाने में वर्क डन निकालते हैं। मान लो हम Q नॉट आवेश को यहां से यहां तक ला रहे हैं, तो Q नॉट को आवेश में लाने में वर्क डन अगर W हो जाएगा तो फिर V हमारा क्या आ जाएगा, V इक्वल टू डेफिनेशन से हो जाएगा W अपॉन Q नॉट। तो मेन बात है इस Q नॉट को यहां से और P तक लाने में वर्क डन निकालने की। अब अभी तक हमने भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात तो की नहीं, इसका मतलब जो वर्क डन हम निकालेंगे वो कहीं ना कहीं हम मैकेनिक्स से ही निकालेंगे, और मैकेनिक्स में वर्क डन निकालने के हमारे पास जो फॉर्मूले होते हैं वो होता था वर्क डन W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या F डॉट S। और F डॉट S में ये खास बात थी कि ये फोर्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं होता है तो फिर वर्क डन कैसे निकालते हैं, फिर हम एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालते हैं।
मान लो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं ds या dx, तो फिर छोटा वर्क डन dw कितना आता है, dw f डॉट dx, और बाद में टोटल वर्क डन निकालने के लिए उसका कर देते हैं इंटीग्रल, तो w इंटीग्रल f dx, और यहाँ लगा देते हैं लिमिट के कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हो आप, मान लो x1 से x2 तक, तो उसकी लिमिट लगा दी जाती है। तो ये हमारे पास एक तरीका होता है। अब हम बात करेंगे कि भाई यहाँ पे फोर्स का कैसे पता चले कि वो वेरिएबल है या फिर कांस्टेंट है। तो इस बात को देखिए, ये आवेश इस वाले आवेश पे फोर्स लगा रहा है और तो कोई फोर्स है नहीं यहाँ पे, लेकिन इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो जैसे जैसे हम इधर लाएंगे तो वो चेंज होगी, और जब डिस्टेंस चेंज होगी तो उनके बीच का फोर्स भी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। तो इसके लिए फिर हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, तो हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया बीच में और नाम दे दिया a और b, और डिस्टेंस मान ली इसको dx। मान लिया a और b dx डिस्टेंस पर है, और ओरिजिन से उसकी जो डिस्टेंस है a पॉइंट की उसको मान लिया है x। इसका मतलब ये हुआ पहले हम वर्क डन निकाल रहे हैं q नॉट को a से b तक ले जाने में, और बाद में उसका इंटीग्रल कर देंगे इन्फिनिटी से लेकर के r तक के लिए। क्यों? क्योंकि p की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या लेके चल रहे हैं, r लेके चल रहे हैं। तो अब हमारा q नॉट चार्ज जब कहां पे रखा हुआ है a पे, और उसकी डिस्टेंस है यहां से x, तो उस पे फोर्स कितना लगेगा, तो q की वजह से इस q नॉट पे लगने वाला जो फोर्स होगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ F = k q नॉट अपॉन x स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और जो फोर्स की जो दिशा होगी तो ये प्लस और वो भी प्लस, तो रिपल करेगा। इसका मतलब इस फोर्स की डायरेक्शन होगी भाई इधर, ये फोर्स इधर होगा, जबकि तुम लेकर के किधर आ रहे हो उसको, इधर, यानी dx जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट आपका इधर हो रहा है। इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल हो गया वो 180 डिग्री हो गया, क्योंकि फोर्स इधर काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। इसका मतलब इनके बीच का एंगल थीटा = 180 डिग्री। अब आप वर्क डन निकालें, और वो भी कहां से, a से और b तक लाने में। तो आप लिख देंगे अब q नॉट को a से b तक लाने में किया गया कार्य। तो आप q नॉट को a से b तक ले जा रहे हो, अब a और b तो बहुत पास पास है, तब इस फोर्स को हम क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट, क्योंकि उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत कम है। इसका मतलब छोटा वर्क डन होगा तो dw = f डॉट dx। लेकिन ये आपने दिखा दिया कि भाई इनके बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री, तो आप लिख दोगे f dx cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये हो जाएगा आपका -f dx। अब क्या करना है, अब इसका इंटीग्रल करके टोटल वर्क डन निकाल देना है, देन टोटल वर्क डन कुल कार्य, तो पूरा कार्य निकालने के लिए इधर इंटीग्रल करेंगे, तो इंटीग्रल कर देते हैं तो d हट जाता है w, और इधर इंटीग्रल माइनस का f dx, और इंटीग्रल माइनस f की वैल्यू लगा दो इक्वेशन फर्स्ट से, कितनी है, k q नॉट अपॉन x स्क्वायर इनटू dx, और लिमिट लगा दो भाई कहां से कहां तक ला रहे हो, तो इन्फिनिटी से, और इसकी डिस्टेंस p तक की डिस्टेंस कितनी है, r, तो लिमिट हो गई इन्फिनिटी टू r। जो चीज कांस्टेंट लगे उसे इंटीग्रल से बाहर निकालो, तो w = माइनस का k और q नॉट बाहर आ गया, इंटीग्रल इन्फिनिटी टू r 1/x स्क्वायर को चाहो तो x⁻² और dx। आप इंटीग्रल अच्छी तरह से जानते हैं, नहीं पता है उन बच्चों को थोड़ा ध्यान दें। x⁻n dx का इंटीग्रल होता है x⁻n+1/n+1। इसका मतलब यहाँ पर x⁻² का इंटीग्रल करेंगे तो w = -k नॉट, ये हो जाएगा x⁻² + 1 अपॉन -2 + 1, और लिमिट इन्फिनिटी टू r। नेक्स्ट w = -k नॉट, क्या हो जाएगा, -1, और ऊपर भी -1, तो ये हो गया x⁻1 अपॉन -1 और इन्फिनिटी टू r। इस -1 को कांस्टेंट के बाहर निकाल दो तो ये प्लस हो जाएगा, तो k नॉट प्लस का हो गया, और इसे लिख देंगे 1/x और इन्फिनिटी टू r। k नॉट लिमिट लगाते हैं, लिमिट लगाने का सिंपल तरीका है, लिमिट हमेशा उसकी जगह लगाई जाती है जो d के साथ होता है, जैसे d के साथ x, तो x की जगह पे पहले अपर लिमिट और माइनस करके लोअर लिमिट, तो 1/r -1/r
इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो क्या आ जाएगा k और q नॉट अपॉन r, ये हमारा वर्गन निकल करके आ गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, भाई पोटेंशियल की परिभाषा क्या कह रही है, v w अपॉन q नॉट। तो तब आपका पोटेंशियल v कितना हो जाएगा, थोड़ा सा इधर देखते हैं। तो v w अपॉन q नॉट, और v w की वैल्यू लगा देंगे k q नॉट अपॉन r, और q नॉट ये नीचे कैंसिल आउट, v k और q अपॉन r, या फिर चाहो तो k की वैल्यू लगा दो, तो v 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन r। तो क्या दिख रहा है, दिख रहा है कि v इज प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r। भाई v की वैल्यू जो है r के रेसिप्रोकल आ रही है। अगर आप ग्राफ खींचोगे v और r के बीच में, ये v ले लिया, ये r ले लिया, तो ग्राफ इस तरह से आ जाएगा, और v इज प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r उस पे लिख सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पे कंपैरिजन वाली बात भी करूंगा कि अगर कोई पॉइंट आवेश यहाँ होता था, बिंदु आवेश q, और इससे r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता था E k और q अपॉन r स्क्वायर, यानी E इज प्रोपोर्शनल होता था 1 अपॉन r स्क्वायर की। और यहाँ v का फॉर्मूला क्या आ रहा है, v इज k और q अपॉन r, तो v आ रहा है इज प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अगर इनका कंपैरिजन एक ही ग्राफ में करना चाहें, तो एक ही ग्राफ में अगर आप इनका कंपैरिजन करके दिखाना चाहते हो, तो फिर सिंपल सी एक बात ये है कि आप एक इस पर r ले रहे हैं और इस पर E और B को सूट कर रहे हैं, तो ये 1 अपॉन r स्क्वायर है, यानी ये r के साथ तेजी से कम हो रहा है। तो जो ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा, एक धीरे धीरे और एक तेजी से। तो ये हो जाएगा v इज प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r के लिए, और ये हो जाएगा E इज प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r स्क्वायर के लिए। तो इस तरह से आप दोनों उसको समझ सकते हैं, और ये मेन फॉर्मूला आ गया। और देखिए सबसे सिंपल बात यहाँ क्या है, सबसे सिंपल बात ये है कि विद्युत विभव एक अदिश राशि है, और अदिश राशि जब हम निकालते हैं तो उसकी कोई दिशा नहीं होती, और बिना दिशा के क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाता है। देखिए आपने बहुत सारे चार्जों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, इसी तरह से अब हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, आवेशों के निकाय के कारण। अब आप बात कर रहे हैं कि कहीं पर बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। निकाय के कारण विद्युत विभव। अब आप आवेशों के निकाय की बात करना चाहते हैं। आवेशों के निकाय का मतलब क्या है कि एक आवेश मान लो आपका यहां रखा हुआ है Q1, एक आपका आवेश Q2, एक आवेश आपका Q3, और ये कोई पॉइंट है आपका P, और इस पॉइंट पे आपको V निकालना है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। मान लो Q1 से इसकी जो डिस्टेंस है वो R1 है, Q2 से इसकी डिस्टेंस R2 है, Q3 से इसकी डिस्टेंस R3 है, और भी हो सकते थे, उनकी वजह से भी डिस्टेंस होगी। लेकिन ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर, क्योंकि जब आप पोटेंशियल निकालते तो कोई दिशा नहीं होती, आपको वेक्टर सम करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में करना पड़ता था। दिशा की वजह से वो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाया करते थे, लेकिन यहाँ बड़ा सिंपल होगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि वहां वेक्टर क्वांटिटी थी तो हम चार्ज की वैल्यू को बिना साइन के लेते थे, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसका चार्ज प्लस है तो प्लस लेना है, और माइनस है तो माइनस भी लेना है। इसका मतलब अगर आप इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल निकालना चाहते हो, तो पहले इसकी वजह से निकाल लेंगे। इसकी वजह से कितना हो जाएगा, मान लो K और Q1 अपॉन R1, तो V इक्वल टू पहले इसकी वजह से निकाल दिया, प्लस सिंपल प्लस हो जाएगा। इसकी वजह से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, K और Q2 अपॉन R2, फिर इसकी वजह से निकालेंगे तो K और Q3 अपॉन R3, और प्लस इसी तरह से करते चले जाएंगे, और आपका कोई भी न्यूमेरिकल इस तरह का आ जाए जहां बहुत सारे चार्ज रखे हुए, आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया करोगे। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलो बता देता हूं आपको। मान लीजिए ये कोई एक स्फीयर है, और स्फीयर की जो साइड है वो A है, और चारों कोनों पर एक पे Q, फिर यहाँ माइनस का Q, यहाँ पर
प्लस का क्यू और यहाँ पर माइनस का क्यू, ये चार्ज रखे हुए हैं। और अब वो कहेगा इसके सेंटर पे निकालो पोटेंशियल कितना होगा। तो सेंटर O हो गया, यहाँ पोटेंशियल निकालना है आपको। तो पहले तो इसकी वजह से ये डिस्टेंस नाम दे दिया A B C और ये B। तो AO चाहिएगी, तो आप AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO और बराबर इस वैल्यू को निकाल दोगे। ये साइड अगर A होती है तो उसका डायगोनल हो जाता है A√2, लेकिन ये डायगोनल का हाफ है, तो A√2 का हाफ यानी A/√2, ये आ गई डिस्टेंस। अब आप पोटेंशियल निकालोगे। देखिए टोटल पोटेंशियल के लिए V इक्वल टू, पहले इसकी वजह से निकालेंगे तो K और ये आगे कितना है Q, तो Q अपॉन AO यानी A/√2, फिर प्लस K, अब इसकी वजह से लेकिन ये माइनस में है तो माइनस के Q अपॉन A/√2, फिर इसकी वजह से K और ये क्या है प्लस का, तो प्लस का Q अपॉन A/√2, फिर इसकी वजह से ये माइनस का है तो फिर लेंगे तो K और माइनस का Q अपॉन A/√2। अब क्या देख रहे हो भाई, ये तो वैल्यू सब सेम है, लेकिन ये माइनस की है, ये माइनस की और ये प्लस की और ये प्लस की, तो सब कट के क्या हो गया, जीरो हो गया। इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, पोटेंशियल आ गया निकल करके जीरो। तो देखिए पोटेंशियल निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा समझिए, कॉन्सेप्ट को पकड़िए और पढ़िए।